हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन इंग्लिश वर्स। आज हम लोग 6 अप्रैल का द हिंदू का एडिटोरियल करने वाले हैं। सेंटेंस बाय सेंटेंस करेंगे। चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो आप, या फिर बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज हम लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस तो करेंगे ही, हार्ड वर्ड भी करेंगे, ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे। मतलब एकदम चीर फाड़ करने वाले हैं, इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे आज के एडिटोरियल का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, टाइटल है इलास्टिक रूल्स ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2026। मतलब इलास्टिक रूल्स, लचीले नियम। नियम कैसे हैं? रबड़ की तरह, मतलब आप उसको खींच भी सकते हैं और उसको लचीले की तरह उसको कम भी कर सकते हैं। मतलब वो हार्ड नियम अब नहीं रहे। किसको लेकर? ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप छोटा सा एक चिप्स खाते हैं, ठीक है, उसका पैकेट को आप सड़क पे फेंक देते हैं, लेकिन वो कचरा आया कहाँ से? वो कंपनी ने बनाया। तो कंपनी का जिम्मेदारी है कि भाई उस कचरा को मैनेज करे, उसको रिसाइकल करे। लेकिन अभी जो नए रूल्स आए हैं वो इलास्टिक हैं, मतलब काफ़ी सख्त नहीं है। ठीक है, सख्त नहीं है। कंपनी को बहुत सारी छूट देगी। इससे क्या होगा? पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, और पर्यावरण पे दुष्प्रभाव यानी क्लाइमेट चेंज मेरे भाई। ठीक है, यानी सीधे हमारे जीवन पर असर पड़ रहा है। तो सरकार कंपनियों को छूट दे रही है। इस पर ये एडिटोरियल जो है एक क्रिटिसाइज करने का काम कर रही है सरकार के नियम को। ठीक है, तो इलास्टिक रूल्स काफ़ी लचीले हैं ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे इलास्टिक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सब टाइटल है इंडिया नीड्स प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ प्लास्टिक कलेक्शन एंड रीयूज टारगेट। देखिए, रिकॉर्डिंग मतलब होता है कि आकलन, हिसाब। एक हिसाब चाहिए इंडिया को, प्रॉपर उचित हिसाब चाहिए प्लास्टिक कलेक्शन का, कि कितना प्लास्टिक गया, ठीक है, मार्केट में, और कितना उसको हम लोग रिसाइकल कर पा रहे हैं, कंपनी उसको कलेक्ट कर रही है कि नहीं। एक के मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग चाहिए, हिसाब चाहिए, आकलन चाहिए। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होगा? आकलन। ठीक है, टारगेट तो आप समझ ही रहे हैं, लक्ष्य। देखिए, 2026 के नए नियम लागू करने से पहले भारत को सटीक रूप से यह आकलन करना होगा कि वर्तमान में वास्तव में कितना किया जा रहा है। बिना सही डेटा के लक्ष्य निर्धारित करना व्यर्थ है। मतलब विदाउट डेटा, इफ़ यू आर फिक्सिंग द टारगेट, इट्स वर्थलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सब टाइटल था। यहाँ से शुरू होता है आपका सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस है द लेटेस्ट इटरेशंस। इसको ध्यान दीजिएगा। इटरेशंस ऑफ इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अनाउंस्ड ऑन द March 31 सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ हिट अ वॉल इन इट्स अटेम्प्ट टू कर्व प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन रिसाइकलिंग। देखिए, इटरेशन मतलब होता है दोहराव, किसी चीज़ को रिपीट करना या फिर नया संस्करण लाना। ठीक है, हीट ए वॉल एक आपका इडियम्स है। इसका मतलब घूम फिर के वहीं पे रह जाना। ठीक है, आगे कोई तरक्की नहीं होना। कर्व मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। जैसे आपका जो स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था रोड में, वो भी क्या है कि कर्विंग है, आपके स्पीड को रोकने के लिए वो बना हुआ है। तो लेटेस्ट इटरेशन, ठीक है, 31 मार्च को घोषित, 31 मार्च में घोषित हुआ है भारत के प्लास्टिक कचरा का प्रबंधन नियम। जो नया नियम लाया गया है प्लास्टिक प्रबंधन का, के नवीनतम संस्करण, दैट मीन्स इटरेशन। ठीक है, लेटेस्ट इटरेशन से पता चलता है कि सरकार प्लास्टिक कचरा का संग्रहण और पुनर्चक्रण को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों में एक बाधा से टकरा गई। ठीक है, हैज़ हिट ए वॉल मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, बाधा से टकरा गई। तो वर्ड टू वर्ड इसको मैंने ट्रांसलेट किया है, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी नया संस्करण वो लेकर आई है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, मार्च 31 को ये अनाउंस हुआ था। तो सरकार मतलब वहीं की वहीं है, कोई भी उसका जो प्रयास है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन को कर्ब किया जा सके, यानी रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इटरेशंस मतलब होता है दोहराव या नया संस्करण लाना, इसको नोट कर सकते हैं। हिट अ वॉल, एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां आगे कोई प्रगति ना हो। मैंने यही कहा था कि कोई भी तरक्की नहीं हुआ है। टू रिच अ पॉइंट वेयर नो मोर प्रोग्रेस कैन बी मेड, हीट अ वॉल। ठीक है, यहाँ पे हैज़ हिट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, हिट 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 ही होता है।
हीट, हीट, V1 V2 V3, हीट 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 ही होगा, तीनों में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड in 2016 have been amended periodically reflecting a policy of framework in constant evolution। देखिए, जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम है, जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ये पहली बार 2016 में पेश किए गए थे, समय समय पर संशोधन किया गया। ठीक है, हैव बिन अमेंडेड, अमेंडेड मतलब संशोधन किया गया, उसमें बदलाव लाया गया, सुधार लाया गया, पीरियडिकली मतलब समय समय पर, रिफ्लेक्टिंग अ पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क इन कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन। ठीक है, जो निरंतर विकास, कांस्टेंट एवोल्यूशन की स्थिति में एक नीतिगत ढांचे को दर्शाता है, मतलब एक प्रॉपर वे में ये इवॉल्व हो रहा था। कब से? 2016 से। अमेंडेड मतलब संशोधित करना, पीरियोडिकली मतलब समय समय पर, फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? ढांचा, किसी प्रणाली की मूल संरचना, फ्रेमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हैव बीन अमेंडेड, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये है आपका पैसिव वॉइस है, हैव बीन अमेंडेड। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैव बीन ईटन, खाया गया। ठीक है, हैव बीन बीटन, उसे पीटा गया। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप सेंटेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव यूज़ कर सकते हैं। हैव बीन प्लग्ड, जैसे आम का सीजन आ रहा है तो आम तोड़ा गया, हैव बीन प्लग्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, द इंटेंट इज टू मेक कंपनीज दैट प्रोड्यूस एंड यूज प्लास्टिक्स इन्वेस्ट इन रिसाइकलिंग प्लास्टिक सो दैट अल्टीमेटली लेस प्लास्टिक इज वेस्टेड एंड डम्प्ड इन लैंडफिल्स, रिवर्स, ओशियंस एंड पब्लिक स्पेसेस। द इंटेंट, इंटेंट मतलब क्या होता है? उद्देश्य या इरादा। ये इरादा है कि प्लास्टिक का जो उत्पादन हो रहा है और उपयोग करने वाली कंपनियां हैं, प्लास्टिक को पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग, फिर से उसको यूज़ करना में निवेश करने के लिए मजबूर करना है। ठीक है, उसको क्या करना, एक तरह से कंपेल करना है कि भाई तुमको ये रिसाइकल करना ही है। ये जो तुम कचरा फैला रहे हो, इस धरती को गंदा कर रहे हो, जिससे आम आदमी का जीवन। देखिए, मैं एक चीज़ आपको रिसर्च बताता हूँ, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड में एक CPCB का रिपोर्ट आया है कि जो आम आदमी का जो लाइफ है 4.4 ईयर्स घट गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कोल माइंस हैं, बहुत सारी खदानें हैं, तो जो वेस्ट निकलता है, जो पोल्यूशन निकलता है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीवन 4.4 ईयर्स घट गया है। ठीक है भाई, प्रॉफिट तो तुम कमा रहे हो, लेकिन उसका नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है? ठीक है, आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो उसको मजबूर करना है ताकि अंततः कम प्लास्टिक बर्बाद हो। और लैंडफिल मतलब जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, शहर में कहीं पे देखते हैं जहाँ पे पूरा शहर का कचरा जाकर डंप किया जाता है, उसको लैंडफिल बोलते हैं। ठीक है, लैंडफिल मतलब जहाँ पे पूरा शहर का कचरा डंप किया जाता है। नदियों में भी, अरे ये तो मैं कई बार देखा हूँ, गरगा नदी है मेरे सामने। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ कभी कभी, फील्ड तरफ जाता हूँ घूमने के लिए, तो देखता हूँ कि कुछ लोग कार रोक दिए और सारा कचरा नदी में डाल दिए। ठीक है, रिवर्स में, ओशियंस में और पब्लिक स्पेसेस में भी फेंक देते हैं। बोतल का, पेप्सी का बोतल पिए, कोको कोला का बोतल पिए, फेंक दिए। 10 रुपये का पानी का बोतल पिए, लिए ट्रेन में बाहर फेंक दिए खिड़की से। तो इससे क्या अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारा पर्यावरण ही दूषित हो रहा है ना। तो यहाँ पे एडिटर ये चिंता व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इंटेंट मतलब होता है उद्देश्य, अल्टीमेटली मतलब अंततः, फाइनली। लैंडफिल मैं तो आपको समझा दिया कि जहाँ पे शहर का कचरा एक खास जगह पे फेंका जाता है, वहाँ बहुत बदबू मारता है, कचरा ही कचरा होता है चारों तरफ। ठीक है, रिवर्स, ओशियंस, ये तो समझ ही रहे। आगे बढ़ते चलिए, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द पैराडॉक्स इज दैट द सेम क्वालिटीज दैट हैव मेड प्लास्टिक यूबिक्यूटस। देखिए, पैराडॉक्स क्या होता है? मतलब एक विरोधाभास। ठीक है, जो अच्छा है वो बुरा भी साबित हो जाता है। ठीक है, वो जो जिसमें दोनों, जैसे एक क्वाइन होता है ना, हेड टेल, दोनों आपको एक ही चीज़ में देखने को मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। ठीक है, स्थिति जो परस्पर विरोधी लगती है लेकिन वास्तव में सत्य होती है।
तो प्लास्टिक को लेकर पैराडॉक्स क्या है कि ये यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस मतलब सर्वव्यापी, ये हल्का भी है, सस्ता भी है, और गरीब हो या अमीर हो, चाहे विद्यार्थी हो चाहे बूढ़ा हो, सब कोई इसको यूज़ कर सकता है। और यूज़ करने में इतना आसान है और इतना सस्ता है कि इसको कोई उठाना भी नहीं चाहता है। मतलब जो कचरे वाले कचरे वाले आते हैं, जो कचरा चुनते हैं, अगर उसको एक मेटल का टुकड़ा मिल जाएगा, ठीक है, तो वो तुरंत उठा लेंगे। लेकिन एक चिप्स का पैकेट अगर उसको मिलेगा तो क्या वो उसको उठाएगा? नहीं, कभी नहीं उठाएगा। मान लो कि दिन भर में 1000 चिप्स का पैकेट भी उठाता है तो भी तो 1 किलो नहीं होगा, उसको क्या फ़ायदा होगा भाई। तो यूबिक्यूटस तो है, मतलब यूज़ करने में आसान है, सर्वव्यापी है, ठीक है। यूबिक्यूटस है मतलब सर्वव्यापी है, हर जगह इसको यूज़ कर सकते, इतना सस्ता है, इतना हल्का है कि कोई भी यूज़ कर सकता है। इस मतलब कोई भेदभाव नहीं करता है प्लास्टिक, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। तो यही पैराडॉक्स है प्लास्टिक को लेकर। अब देखिए, एडेप्टेबल टू नियर इन्फाइनाइट रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इजी टू प्रोड्यूस, एक्सेसिबल टू द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट। वही बात जो मैंने कहा आपको, उपभोक्ता वस्तुओं की लगभग अनंत श्रृंखला के अनुकूल। एडेप्टेबल मतलब प्लास्टिक को आप देखिए ना, एक सब्जी के लिए भी आप प्लास्टिक मिल जाता है आपको, ठीक है। पानी पीने के लिए भी प्लास्टिक एडेप्टेबल है वो, मतलब किसी भी फॉर्म में आपके पास वो मौजूद है। इवन कि आपके बुक्स का जो कवर होता है उसमें भी प्लास्टिक रहता है, मतलब वो एडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को। इन्फिनाइट रेंज, अनंत उसके पास रेंज है, ठीक है। जैसे मोबाइल का कवर है, या फिर जैसे मेरे पास ये एस पेन है जिससे मैं ये ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी प्लास्टिक है। और हर जगह इन्फिनाइट रेंज है कंज्यूमर गुड्स का, इजी टू प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस करना भी बहुत इजी है। एक्सेसिबल टू द रिचेस्ट टू द पुअरेस्ट, मतलब अमीर से अमीर, गरीब से गरीब भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तो है इसका क्या पैराडॉक्स है। एंड फ्लेक्सिबल इन द वे दैट मेटल कैन नेवर बी, मतलब इतना फ्लेक्सिबल है कि धातु इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता है, कोई भी मेटल इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता है। इन ए वे दैट मतलब इस तरह से, ठीक है। मेटल क्या है? हार्ड है। प्लास्टिक क्या है? बहुत ही मतलब लचीलापन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो मेक इट नियर इम्पॉसिबल टू इंसेंटिवाइज कलेक्शन एंड रीयूज़। देखिए, इंसेंटिवाइज मतलब क्या होता है, कुछ फ़ायदा पहुंचाना, जैसे इकोनॉमिकली पैसे देकर। अगर ऐसा भी सोचा जाए कि चलो भाई जो प्लास्टिक चुन के लाएगा उसको कुछ इंसेंटिव दे देते हैं, मतलब उसको कुछ मनी दे देते हैं या फिर कोई और चीज़ जिससे उसका हेल्प हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सस्ता है ना, उसे इकट्ठा करने और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने की लगभग असंभव बना देता है, ठीक है। उसको कोई फिर से चुनना ही नहीं चाहता है क्योंकि बहुत सस्ता भी है ना, बहुत हल्का भी है, वज़न से भी वो बेच नहीं सकता है उसको, तो इम्पॉसिबल कर देता है, ठीक है। वो जो पैराडॉक्स है उसका, क्यों? क्योंकि वो चीप है, यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं आप, सर्वव्यापी, ठीक है। भगवान के लिए भी यूज़ होता था, अभी तो प्लास्टिक के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूबिक्यूटस, जो हर जगह है, सर्वव्यापी है, ठीक है। नो रीसेल वैल्यू, बेचने से कोई उसको पैसा नहीं मिलता है। और कलेक्शन फेल्योर है, मतलब कलेक्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, दिस इज़ वाई द रूल्स वेर नेसेसरी, इसीलिए क्या है, जो नियम है, कानून है, वो ज़रूरी हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पैरा में आते हैं। अगला पैरा है, सिंस 2022 व्हेन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, EPR, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी regime came into force, producers, importers and brand owners, makers and users of plastic packaging and raw materials were required to collect and process plastic waste equivalent to 35% of the plastic they introduced into the market 2021-22, increasing to 70% इन 2022-23 एंड 100% बाई 2024-25। देखिए 2022 में EPR आया। EPR क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कंपनीज़ हैं, उसका उनके जिम्मेदारी को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, इसलिए EPR नाम दिया गया है। मतलब उसका जो जिम्मेदारी है बढ़ा दिया गया। भाई प्रोड्यूस करना नहीं है तुमको, तुम्हारा काम सिर्फ बेचना नहीं है। तुमने मुझे एक बोतल बेच दिया कोक का, मैंने वो पी लिया, माजा का पी लिया, तो तुम्हारा काम यही ख़त्म नहीं हो, तुम प्रॉफिट कमा के घर में बैठ नहीं सकते हो। मैंने जो माजा का बोतल फेंका है, जहाँ भी फेंका है उसको तुम उठाओ, रिसाइकल करो, ये भी तुम्हारा काम है। ये है EPR,
आया बात समझ में? उसका प्रोड्यूसर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया। रिजीम केम इनटू फोर्स, ठीक है, ये मतलब ये लागू हुआ था कब? 2022 में। प्रोड्यूसर्स जो भी निर्माता हैं, इंपोर्टर्स हैं जो आयात करते हैं, या फिर ब्रांड ओनर्स हैं जो ब्रांड के मालिक हैं, मेकर्स एंड यूजर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग रॉ मटेरियल, जो भी प्लास्टिक के पैकेजिंग का रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं, वे रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, उसको क्या करना है भाई? कलेक्ट करना है, संग्रह करना है, एंड प्रोसेस प्लास्टिक वेस्ट इक्विवेलेंट, और जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसको 35% तक मतलब इसको रिसाइकिल करना है। दे इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट इन 2021-22, मतलब 2021-22 में 35% तक प्लास्टिक को कलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए मैंने जैसे माजा का एग्जांपल लिया, या फिर पेप्सी कोक का, या फिर चिप्स का, लेज का एग्जांपल लिया, उसने जितना भी कचरा फैलाया था 2021-22 में, उसका 35% उसको रिकलेक्ट करना था, उसको कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करना था। और 2022-23 में इसका लक्ष्य था 70%, और 24-25 में इसका 100% टारगेट था। क्लियर है? देखिए, रिजीम मतलब होता है व्यवस्था या शासन। रिजीम मतलब क्या होता है? व्यवस्था या शासन। केम इनटू फोर्स मतलब लागू होना। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य या बराबर, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। रिजीम व्यवस्था या शासन होता है, नाउन है। ये केम इनटू फोर्स इडियोमेटिक फ्रेज है, मतलब लागू होना। इक्विवेलेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। चलिए, 21-22 में 35% था, 22-23 में 70% और 100% था 2024-25 में। देखिए, ये क्लास आपके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि इसमें करंट अफेयर भी हो जाता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए नए नए वर्ड आपको मिलते हैं, या फिर एसएससी बैंकिंग में आपको तो पता ही है, ठीक है। एसएससी में क्या होता है कि जैसे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब, ये फिर एरर, ये सब पूछा जाता है। और बैंकिंग में तो लंबे लंबे पैराग्राफ दिए जाते हैं, फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, हर कोई इंग्लिश ही बोल रहा है भाई, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होता है आजकल मेनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमेंडमेंट संशोधन होता है। ब्रिंग इन पेश करना, लागू करना, ठीक है। अच्छा, ये है लाइन, द अमेंडमेंट ऑफ 2026 ब्रिंग्स इन न्यू मैंडेट्स, ठीक है। अब 2026 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, अब ये नए मैंडेट लेके आए हैं, मतलब जनादेश, आदेश लेकर आए हैं, मतलब रूल्स में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आयाम बदल गए हैं अब। अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है? संशोधन। ब्रिंग इन मतलब पेश करना, लागू करना। मैंडेट्स मतलब जनादेश या फिर अनिवार्य आदेश। क्या चेंजेस भाई? क्या ये प्रतिकूल है कि अनुकूल है, फेवरेबल है, या फिर हमारे अपोजिट है? दिस टाइम द कंपनीज मस्ट इंश्योर दैट द रिसाइकल कंटेंट मेक्स अप मिनिमम एंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ देयर प्लास्टिक पैकेजिंग एनुअली। दिस टाइम, इस बार क्या हुआ? कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पुनर्नवीकरण मतलब रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकिल की गई सामग्री सालाना उनकी प्लास्टिक पैकेजिंग का एक न्यूनतम और बढ़ता हुआ प्रतिशत हो। मतलब उनका जो रिसाइकिल किया हुआ सामग्री है वो हर साल क्या होगा? प्लास्टिक पैकेजिंग का एक न्यूनतम बढ़ता हुआ प्रतिशत, मतलब वो बढ़ते रहना चाहिए। रिसाइकिल करने का जो क्वांटिटी वो धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, मेकअप मतलब होता है हिस्सा बनना या निर्माण करना। मेकअप मतलब हिस्सा बनना, निर्माण करना। फ्रेजल वर्ब है, इसको नोट कर सकते हैं। मेकअप एनुअली तो आप समझ ही रहे हैं, चलिए इसमें कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसका एग्जांपल देके समझा रहा है कि फॉर इंस्टेंस, एडिटर यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर इंस्टेंस मान लो कि एग्जांपल, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स मस्ट इंश्योर दैट द रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग कैटेगरी 1 कंटेंस एटलीस्ट 30% recycled material rising to 60% बाई 2028-29। 100% से सीधे 30% पे आ गया भाई, इतना क्यों? ऐसा क्यों? दाल में कुछ काला है क्या? तो इंस्टेंस के लिए उत्पादकों, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बाहर से सामान मंगा रहे हैं, ब्रांड ओनर्स, ठीक है मतलब ब्रांड के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी में कम से कम 30% रिसाइकल्ड मटेरियल राइजिंग टू 60% बाई 2028-29। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो नए प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो नया प्लास्टिक आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें आपको क्या यूज़ करना है? रिसाइकल मटेरियल यूज़ करना है। मतलब पुराने प्लास्टिक को ही कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करके बनाना है 30% तक, और ये 2028-29 में 60% तक आपको करना होगा। इसका मतलब समझे कि अब नया जो रूल आया है उसके तहत आप जो प्लास्टिक बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? रिसाइकल्ड मटेरियल से बनेगा,
और इसका टारगेट अभी 30% दिया हुआ है और 2028-29 तक 60% कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आप प्लास्टिक यूज़ करेंगे पैकेजिंग के लिए। देयर इज़ ऑल्सो सिमिलर रीयूज़ ऑब्लिगेशन, इस तरह से पुनः उपयोग का दायित्व भी है। मतलब एक ऑब्लिगेशन लगा दिया गया भाई, दायित्व है कि तुमको फिर से यूज़ करना, जो तुम कचरा फैलाए हो उसको उठा के लाओ, फिर उसी से दूसरा प्लास्टिक बनाओ। ठीक है, रिजिड मतलब होता है कठोर, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व या कर्तव्य होता है, ये नाउन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बट स्ट्रेंजली कंपनीज दैट फेल टू मीट देयर टारगेट इन 2025-26 द गैजेट नोटिफिकेशन सेज may carry forward the shortfall for up to 3 years provided they make up at least third of the deficit annually। देखिए यहाँ पे लूप होल है, कमियां हैं यहाँ पे। क्या कमी है? स्ट्रेंजली अजीब बात यह है कि जो कंपनियां 2025-26 में अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाएंगी, मतलब एक तरह से फेल हो जाएंगी, विफल हो जाएंगी और ये जो नोटिफिकेशन आया है, गैजेट आया है, ठीक है, गैजेट नोटिफिकेशन ये कहता है कि वे कमी को 3 साल आगे तक बढ़ा सकती हैं बशर्ते कि वो सालाने घाटे को कम से कम 1/3 हिस्सा पूरा कर सके। मतलब जो टारगेट है अगर वो पूरा नहीं कर पाती है तो अगले 3 साल में उस टारगेट को पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो उसको कम से कम 1/3 करना होगा अपने टारगेट का। तो मेरा भाई ऐसा कहना है सरकार का कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम फेल हो गए हो इस साल तो बेटा तुम अगले 3 साल के बाद पास हो जाना। ठीक है, तुमको प्रमोट कर दिया जाता है। देखिए इन्वायरमेंट को लेकर ऐसा रूल काफ़ी घातक है और मेरे हिसाब से, बिकॉज देखिए अब इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना क्लाइमेट चेंज, अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रहा है, कभी भी इतना टेम्परेचर राइज कर जा रहा है आपका समर सीजन में, या फिर आप विंटर सीजन को देखिए ठंडा कहीं कहीं एकदम ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, बारिश तो हो ही नहीं रहा है, ड्रॉट सूखा पड़ रहा है, कहीं के फ्लड आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर ये काफ़ी डरावना है, बिकॉज कंपनी को एटलीस्ट क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रॉफिट और कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम्हारे जीवन से उसको कोई लेना देना नहीं है। चलिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे ले जाना, ये तो आपको पता होगा। शॉर्टफॉल डेफिसिट मतलब होता है कमी या घाटा। शॉर्टफॉल या डेफिसिट मतलब क्या होता है? कमी या घाटा। प्रोवाइडेड इस शर्त पर, गैजेट नोटिफिकेशन ये तो पता ही है आपको। चलिए इन इफेक्ट मीन्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, in effect this means that the 2025-26 target can be made in 2028-29। मैंने वही कहना बेटा, अभी तुम फेल हो गए हो कोई बात नहीं, 28-29 में पास हो जाना। 25-26 का टारगेट पूरा भी नहीं हुआ तो उसको 28-29 में तुम उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, लक्ष्य 2025 का है, 3 साल आगे बढ़ाया गया, मतलब 2028 में। लेकिन भाई जो कचरा फैला हुआ, जो गंदगी फैली हुई है हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास, वो तो उसका इफेक्ट तो डालेंगे ना। वो तो पोल्यूटेंट्स हैं, वो पानी को गंदा करेंगे, मिट्टी को गंदा करेंगे। ठीक है, इससे फर्टिलिटी लैंड की चली जाएगी। ठीक है, हवा का जो क्लीनलीनेस है, जो उसका प्योरिटी है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई किस तरह का नियम है भाई, पता नहीं क्या सोच के सरकार ऐसा लेकर आई है, या फिर हो सकता है कि आगे कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, सरकार के खिलाफ कौन नहीं जा सकता। ऑल्सो एट प्रेजेंट देयर इज़ नो एविडेंस और इवन अ क्लेम बाय द गवर्नमेंट दैट ऑल द कंपनीज आर कलेक्टिंग 100% ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस। देखिए, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, साथ ही वर्तमान में भी प्रेजेंट का हाल किया है कि सरकार के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, मतलब डेटा ही नहीं है। ठीक है, कि वो दावा कर सकती है कि जो कंपनीज है अपना जो कचरा फैला रही है उसको 100% कलेक्ट कर रही है। ठीक है, वर्तमान में इस बात का कोई सबूत या सरकार द्वारा ये दावा भी नहीं किया गया है कि सभी कंपनी अपने दायित्वों का 100% इकट्ठा कर रही हैं। कुछ तो झोल है। देखिए एविडेंस मतलब क्या होता है? चलिए, हम लोग को इंग्लिश सीखने से मतलब है एग्ज़ाम पास करने से मतलब तो है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी देखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने स्तर पर जितना हो सकता है हमें करना चाहिए। ठीक है, अवेयर करिए लोगों को, पास पास अवेयर करिए, फैमिली को अवेयर करिए कि कचरा कम से कम फैलाएं। और बिकॉज यू कांट इवन इमेजिन हाउ हार्मफुल इट विल बी इन फ्यूचर। एविडेंस मतलब होता है सबूत, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब होता है दायित्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द गवर्नमेंट्स ओन रिस्पॉन्सेस, अब देखिए, to the parliament it hovers from 50 to 60% and yet there is no target for 2025 and beyond। देखिए hover एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसको ध्यान देंगे। hover मतलब होता है मंडराना,
शाब्दिक अर्थ होता है इसका। लिटरल मीनिंग क्या होता है? मंडराना, जैसे हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे मंडरा रहा है, घूम रहा है चारों, दैट इज कॉल्ड हॉवरिंग। ठीक है। तो गवर्नमेंट्स ऑन रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट का जो अपना जवाब है उसके अनुसार क्या है कि वो हॉवर कर रही है, मतलब उसका डेटा जो है 50-60% है। ठीक है। संसद में सरकार अपने ही जवाबों के अनुसार यह आंकड़ा 50% से 60% के बीच में वो अटका हुआ है। यहाँ पे मंडराना नहीं होगा क्या, यहाँ पे अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। और फिर 2025 में उसके बाद के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, और 2025 में इसका कोई भी अभी टारगेट फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है। हॉवर्स मैंने बताया कि मंडराना, एक ही स्तर आसपास रहना, किसी बिंदु के आसपास थोड़ा उतार चढ़ाव मान लेना वर्णन करता है। चलिए देखिए अगला सेंटेंस है, दिस सिम्स टू सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप ऑन पुशिंग कंपनीज टू कलेक्ट और रिसाइकल प्लास्टिक और हैज़ शिफ्टेड फोकस टू हैविंग देम यूज रिसाइकल प्लास्टिक रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट इज़ सोर्स्ड। अब देखिए इससे यह मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है कि सरकार जो है, सरकार क्या कर रही है कि द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप। गिवन अप देखिए ये एक फ्रेज है, गिवन अप, गिवन किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। ऑन पुशिंग कंपनीज टू कलेक्ट रिसाइकल प्लास्टिक, मतलब कंपनीज को, सरकार को चाहिए तो कंपनी को पुश करे कि वो भाई कलेक्ट करे और रिसाइकिल करे प्लास्टिक को, ये गिव अप कर दी है सरकार। और हैज़ शिफ्टेड फोकस, और क्या किया है, अपना फोकस को शिफ्ट किया है, टू हैविंग देम यूज रिसाइकल प्लास्टिक रिस्पेक्टिव टू हाउ इट इज़ सोर्स्ड। कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो कंपनीज है ए और बी। ठीक है। इसने कचरा फैलाया, इसने भी कचरा फैलाया, दोनों का कचरा मार्केट में गया। ठीक है। हमारे आसपास बिखरा हुआ, ए ने कचरा उठाया ही नहीं, बी ने क्या अपने से अपना तो उठाया, दूसरे का भी उठा लिया। तो ए क्या करेगा, इससे बी से खरीद लेगा क्रेडिट कि भाई तुमने 10% ज़्यादा वो उठाया है कचरा, रिसाइकिल किया है, तो वो मेरे को दे दो, पैसे से वो खरीद लेगा। तो यही इसका मतलब यही है कि हाउ इट इज़ सोर्स्ड इर्स्पेक्टिव ऑफ, सरकार फोकस कर रही है कि उसको हैविंग देम यूज़ रिसाइकल्ड प्लास्टिक, मतलब सरकार का फोकस है कि जो प्लास्टिक रिसाइकल हुआ है उसका यूज़ करो, और इससे कोई मतलब नहीं है रिस्पेक्टिव कि हाउ इट इज़ सोर्स्ड, वो कैसे उसको कलेक्ट किया गया है, तुम कलेक्ट किए हो कि नहीं, दूसरा कंपनी कलेक्ट किया, पैसा दे के उससे क्रेडिट ले लो, उससे सर्टिफिकेट ले लो। चलिए ठीक है। गिवन अपॉन, किसी किसी के कुछ करने की उम्मीद छोड़ देना, गिवन अफ, गिव अप होता है ना, त्याग देना, वही उम्मीद छोड़ देना। रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब इस बात की परवाह किए बिना। ठीक है। सोर्स्ड मतलब प्राप्त किया गया है। देयर आर प्रोविजंस, देखिए क्या क्या प्रोविजंस है इस नियम में। ऑन यूजिंग ट्रेडिंग सर्टिफिकेट दैट सजेस्ट दैट लॉजिक इज टू लेट मार्केट इकोनॉमिक डिसाइड ऑन व्हाट इज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। देखिए ट्रेडिंग सर्टिफिकेट का उपयोग करने का प्रावधान है कि आप ट्रेडिंग सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि इसका तर्क बाजार के अर्थशास्त्र को यह तय करने देना है कि पर्यावरणीय समस्या क्या है, कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रेडिंग सर्टिफिकेट में रहेगा। वो डिसाइड कौन करेगा, ये तय करेगा मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि व्हाट इज़ एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये है ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। देखिए प्रोविजंस मतलब होता है प्रावधान। लेट तो आप जानते हैं, एक लेट के बाद हमेशा हम लोग बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। देखिए लास्ट सेंटेंस है, विदाउट ए प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टारगेट्स द न्यू टारगेट्स ऑन रीयूज विच आर ऑलरेडी इलास्टिक रिस्क बीइंग इग्नोर्ड, दस अंडरमीनिंग द इंटेंट ऑफ ईपीआर रेजिम। देखिए अंडरमीन मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा समझना। ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब होता है आकलन करना, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और इलास्टिक तो लचीला होता है। देखिए प्रभावशीलता को गुप्त रूप से कमज़ोर करना होता है अंडरमीनिंग। अंडरमीनिंग मतलब उसको कम आंकना, भाई अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लो विराट कोहली खेल रहा है, तुमको लग रहा है कि मैच नहीं जीता पाएगा, तो तुम उसको अंडरमीन कर रहे हो, एक तरह से कमज़ोर कर रहे हो। ठीक है। प्रभावशीलता को गुप्त रूप से कमज़ोर करना। चलिए, तो विदाउट प्रॉपर रिकॉर्डिंग द कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टारगेट्स। ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कितना कलेक्शन हुआ है और तुम्हारा टारगेट क्या है रिसाइकलिंग का। जो नए टारगेट हैं उसको फिर से रीयूज़ करने का, इस्तेमाल करने का, विच आर ऑलरेडी इलास्टिक, और ये जो नए टारगेट है इलास्टिक है। कहने का मतलब इसमें कोई
सख्त सजेशन नहीं है, सख्त तरह से इसको लागू नहीं किया गया है कि भाई इतना करना ही है, क्योंकि 3 साल का तुम वक्त और दे रहे हो। रिस्क बीइंग इग्नोर्ड, जो खतरा है उसको इग्नोर कर दिया गया है, दस अंडरमीनिंग द इंटेंट ऑफ ईपीआर रिजीम। जो ईपीआर लाया गया था, ठीक है, 2016 में लाया गया था ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो उसके इरादे को, जिस पर्पस के साथ वो लाया गया था, उसको अंडरमीन कर रहा है, उसको कमज़ोर कर रहा है। मतलब अभी जो नियम लाया गया है, ठीक है, जो संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स लाए गए, वो काफ़ी इलास्टिक हैं, ठीक है, और इससे एक कठोर नियम नहीं कहा जा सकता है। जब तक नियम कठोर नहीं होंगे तो लोग मानेंगे क्यों? कंपनीज़ को तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, हार्ड वर्ड भी बताऊँगा, ठीक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, या फिर स्टेट पीसीएस, या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।